तो आप सिर्फ इंडेक्स को देख करके अब मायूस मत होइए, अपना पोर्टफोलियो खोल लीजिए। आप पोर्टफोलियो में देखिए कि अगर स्टॉक में लगा रखा आपने, तो शायद उसमें आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, अगर आपने सही स्टॉक चुना है तो। तो जो हेडलाइन है उसको लेकर के आप निराश मत होइए, अपना डीमैट अकाउंट खोल के देखिए पोर्टफोलियो क्या कह रहा है आपको। बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात दोनों लोगों ने कही। एक इसमें एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि जिस तरीके के आपने निफ्टी का एक्सप्लेनेशन पंकज जैन साहब आपने दिया, कोहली साहब ने इससे पहले लार्ज कैप मिड कैप का एक्सप्लेनेशन दिया, तो क्या अब जिस तरीके के ट्रेंड देखने को मिला है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के भी ट्रेंड हमने देखा, सुब्रमण्यम साहब, लोगों को अपना पोर्टफोलियो भी अब रिजिक कर लेना चाहिए, पहले वाले फॉर्मूले सब हट जाना चाहिए कि हम लार्ज कैप ज़्यादा रखेंगे, मिड कैप कम रखेंगे, इसको स्मॉल कैप और कम रखेंगे, उसका जो रेशियो था अब बदल देने का समय आ गया है कि अगर 3 साल 4 साल का टाइम लेके चलें तो? दो बातें हैं यहाँ पर, हम कहे या ना कहे, म्यूचुअल वैसे निवेशक ऑलरेडी इसको करना शुरू कर दिए, शुरू कर राइट? दिए। नंबर वन। नंबर टू, कभी भी आप सोचिए ना, अगर आपको 3-5 साल का टाइम फ्रेम है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा होना चाहिए। ये एब्सोल्युटली अपनी बात है। तीसरी बात क्या है इसमें कि ज़रूर आपको अपना रिस्क एपेटाइट को भी समझना है। तो ये ब्लाइंडली मैं इतना परसेंटेज लार्ज और इतना मिड एंड स्मॉल कह के नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज़ रिस्क एपेटाइट अलग होती है। वॉलेटिलिटी झेलने का कितना आपके पास ताकत है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा नहीं दे पा रहे हो, फिर भी 50% आपको मिड एंड स्मॉल कैप में रखना है। अगर वॉलेटिलिटी झेलने की तो ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा कि 60-65% भी आप मिड एंड स्मॉल कैप में जा सकते हो, राइट? तो वो मेरी बात है कि डेफिनिटली 3 टू 5 इयर्स टाइम फ्रेम में इंडिया में देखें, तो डोमेस्टिक ग्रोथ स्टोरी आपको मिड एंड स्मॉल कैप के थ्रू ही ज़्यादा प्ले होगी, बिकॉज़ लार्ज कैप का मुख्य सेक्टर निकल है। 30-35% बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसके बाद 8-10% आईटी है, फिर फार्मा 4-5% है, एफएमसीजी 4-5% है। तो ये सब में देखें तो आईटी और फार्मा एक तरह से डिफेंसिव है, एफएमसीजी भी डिफेंसिव है। तो ग्रोथ खाली बैंकिंग थ्रू जो प्ले होता है, वहाँ पर क्या है कि एफआईआई की सोच, वो रियल ग्रोथ अच्छा है, बैंक के निम्स भी थोड़े कंप्रेस हुए थे, नंबर्स अच्छे हैं, बट परफॉर्मेंस नहीं है उस सेक्टर, बिकॉज़ एफआईआईस की दिलचस्पी नहीं है। इसलिए मिड एंड स्मॉल कैप में आप अपने डीआईआईस की जो सोच है, वो क्लियरली प्ले आउट होते हुए देख सकते हैं, इसलिए आपका बेट मिड एंड स्मॉल कैप में रखना उचित होगा। तो मोस्ट कंजर्वेटिव इन्वेस्टर समझे एज़ अ इक्विटी इन्वेस्टर, कंजर्वेटिव माने हाइब्रिड वाले इन्वेस्टर नहीं कह रहा हूँ, उनको एटलीस्ट हुँ। 50% मिड एंड स्मॉल कैप में रखना चाहिए और उसके ऊपर अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो। इसमें एक चीज़ और आपसे पूछूँ, फिर सुधीर सर के पास जाऊँगा कि अगर मिड कैप या स्मॉल कैप में जाते ही हैं, तो अगर कुछ सेक्टर, चूँकि हमने 2 हफ्ते में देखा है, पिछले 1 हफ्ते की बात करें, तो सरकारी बैंकों ने फिर से अच्छा परफ़ॉर्म करना शुरू कर दिया है। पावर सेक्टर में फिर से एक दम दिखना शुरू हो गया है। तो ये सब कितना अट्रैक्टिव अभी दिख रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट इवन विद इन द बैंक की परफॉर्मेंस देखिए तो मिड एंड स्मॉल कैप बैंक्स की परफॉर्मेंस लार्ज कैप से बेहतर रही है। तो इवन बैंकिंग को चुनना है तो मिड एंड स्मॉल कैप में चुनना अच्छा होगा। तो बैंकिंग डेफिनिटली एक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर बैंक भी मेरे अव्वल नंबर में मैं कैटेगरी मानता हूँ। सेकंड बात जो आपने कही पावर, देखिए डेटा सेंटर की स्टोरी सबसे बड़ी स्टोरी है और वहाँ पे आपको पावर की सख्त ज़रूरत है और इस टाइम फ्रेम में पावर माने खाली फ्यूल बेस अपना क्रूड बेस्ड पावर को मत देखिए, अल्टरनेटिव एनर्जी को भी देखिए। पूरा पावर क्षेत्र में बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इंडिया में है, तो ज़रूर पावर को भी हमें अपना रडार पे रखना चाहिए, ये आपने सही कहा। तीसरी बात मैं कहूँगा कैपिटल स्पेस को भी आप ध्यान दीजिए, बिकॉज़ जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि बाय एंड लार्ज इकोनॉमी में सेल्स के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट सीजन में भी। हुँ, सेल्स अच्छे आ रहे हुँ, हैं तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ते हुए दिखता है। तो जब कैपेसिटी बढ़ती है तो फ्रेश कैपेसिटी क्रिएशन का साइकिल एक्चुअली 3 से 5 साल की टाइम रखें, तो मेरा मानना है कि कैपिटल गुड्स सेक्टर को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। हुँ। सुदीप सर? देखिए ये मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप इसकी जो चर्चा हो रहा है, इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा जो आज एक लार्ज ब्रोकरेज हाउस हैज पुट आउट कि Q1 के नतीजे अगर आप देखें तो स्मॉल कैप में 32% ग्रोथ देखने को मिला, मिड कैप में हुँ, 22% ग्रोथ देखने को मिला और लार्ज कैप में लगभग 15%। तो हुँ, मतलब ये आंकड़े साफ बताते हैं कि ग्रोथ अभी स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप इसी इसी सीक्वेंशियल ऑर्डर में आ रहा है। तो अगर आपका, जैसे सुनील साहब कह रहे थे, रिस्क एपिटाइट है, तो स्मॉल कैप पे जरूर जाना चाहिए, आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और सारे क्षेत्र में जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे,
मैं भी कर चुका हूँ। फार्मा की बात करें, ऑटो एंसिलियरी की बात करें, केमिकल स्पेशलिटी केमिकल बात करें, ये सारे सेक्टर में स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी भी अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। और अगर आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं, इसमें ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि स्मॉल कैप, मिड कैप थोड़ा वोलेटाइल होता है, मार्केट मूवमेंट के साथ इनका मूवमेंट भी शार्प होता है अप एंड डाउन। पर अगर आपने अच्छा सेक्टर में अच्छा कंपनी चुना, आपका मल्टी बैगर उसको मल्टी बैगर हो जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आपको सही सेक्टर, सही स्टॉक चुनना है और मिड कैप, स्मॉल कैप में रहना है, अगर आपका रिस्क एपिटाइट है। और जैसे सुनील साहब कह रहे थे, आई कंप्लीटली एग्री कि अगर आप इक्विटी इन्वेस्टर हैं और आपका रिस्क एपिटाइट है, मे बी 40-50% आप स्मॉल कैप में रख सकते हैं आज के दिन में, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वहां पे दिख रहा है। पर यहाँ पे मैं एक चीज सबको सतर्क करना चाहूंगा कि अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है, आपका रिस्क एपिटाइट कम है, स्टेडी स्टेबल रिटर्न चाहिए, आ, जोखिम ज्यादा नहीं उठाना चाहते, तो लार्ज कैप में भी अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। क्योंकि अगर आप देखें, लार्ज कैप रिलेटिवली वैल्यूएशन के हिसाब से रिलेटिवली वेल अच्छी अच्छी तरह से प्राइस्ड है। और वहां पे आ, आप अगर कोई अच्छा स्टॉक में खरीदारी करें, जो दिग्गज कंपनी करेक्शन हुआ है, वहां पे आपको स्टेडी स्टेबल रिटर्न मिलेगा। मे बी इट विल नॉट टर्न आउट टू बी अ मल्टी बैगर, मे बी इट विल नॉट गिव यू ए फैंटास्टिक रिटर्न, बट 15% के आसपास रिटर्न ए गुड लार्ज कैप स्टॉक शुड गिव यू इन करंट फिस्कल। इसमें एक सवाल जब आप बता रहे थे तो मेरे मन में आ रहा था, दलजीत जी आप इसका जवाब दीजिए कि हम जब कह रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में रिटर्न बेहतर आ रहे हैं, तो ठीक है, शेयर में हमने लगाया, यहाँ रिटर्न आ गया, तो सिर्फ रिटर्न के लिहाज से ही आपको मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा दिख रहा है टेक्निकल लिहाज से, या फिर आपको फंडामेंटल उन कंपनियों में कुछ ऐसी चीज दिख रही है जो लगता है कि उनकी रफ्तार तेज होगी? तो लक्ष्मण जी, रिटर्न तो एक पार्ट है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि आपको उसके साथ में जो रिस्क है वो भी देखना है। और रिस्क कहाँ से आएगा? फंडामेंटल। तो जो आपने बताया कि फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग होना ही है, और तभी आप उसमें मल्टी बैगर रिटर्न्स पा पाएंगे, अगले 2-3 साल रहेंगे। तो मैं हाँ। एक थोड़ा पॉइंट आपके पिछले क्वेश्चन पे, जो लार्ज कैप की जो हम बात कर रहे हैं, उसमें एक थोड़ा नजरिया अलग देना चाहता हूँ कि लार्ज कैप सिर्फ आप 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ मार्केट कैप से मत जाइए। आप ये समझिए कि अगर जो हम लार्ज कैप कहने का एक मतलब ये है कि ये जो फ्रंट लाइनर है, अब अगर जो बड़े वाले एचडीएफसी बैंक चलेगा नहीं, रिलायंस नहीं चलेगा, या नंबर्स नहीं देगा, नहीं चलेगा मतलब जब नंबर्स ही नहीं दे रहे तो चलेंगे कैसे? एसबीआई नहीं दे रहा है, टीसीएस नंबर नहीं दे रहा है, तो इसके लिए आपको लार्ज कैप या इंडेक्स लेवल पे परफॉर्मेंस खराब दिख रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप वाले हैं वो सारे खराब है। तो लार्ज कैप से हमें कोई नफरत नहीं है। लार्ज कैप का मतलब यही, अगेन यही है कि अभी उसी लार्ज कैप में आप देखिए तो बहुत सारे जो ये हिताची वगैरह के नंबर्स देखिए, क्या जबरदस्त नंबर, 80% ग्रोथ काइंड ऑफ नंबर्स आ रहे हैं। तो अब वो भी तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की वैल्यू वाला कंपनी है। टाइटन देखिए आप, क्या 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाला कंपनी। तो अब जब अगर कंपनी परफॉर्म करेगी तो उसको मार्केट रिवॉर्ड करेगी। तो सिर्फ मार्केट कैप एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि हमें लार्ज में इतना रखना है या मिड में इतना रखना है या स्मॉल में इतना रखना है। हर जगह आपको अल्टीमेटली देखना है कि परफॉर्म कौन कर रहा है, क्या उसमें जो ग्रोथ आनी चाहिए वो आ रही है कि नहीं आ रही। अल्टीमेटली जो जो ड्राइव करेगा रिटर्न्स वो उसकी कंपनी की परफॉर्मेंस ही करने वाली है। छोटी कंपनियों में आसानी इसलिए होती है क्योंकि बेस कम है। अगर 50 से 100 जाना, 50 से 75 जाना आसान है, तो 500, 1000 से 2000 जाना मुश्किल है। तो थोड़ा क्वांटिटेटिव नंबर्स में थोड़ा लगता है, इसके लिए आपको छोटी कंपनियों में ईजी लगता है, बट उसमें उतना रिस्क है। और ड्रॉ डाउन का स्कोप जो जैसे सुब्रमण्यम सर कह रहे थे कि आपको रिस्क देखना है, क्योंकि जो छोटी कंपनी है उसमें फिर जब फॉल आता है या अगर डिसअपॉइंटमेंट होती है तो स्टॉक नीचे भी उतनी तेजी से गिरता है। तो आपको वो समझना भी पड़ेगा कि कितना उसमें आप जोखिम ले सकते हो कि नहीं ले सकते। तो बेसिक में क्राइटेरिया क्या है कि एक नंबर पे फिक्सेटेड मत हो जाइए। आप ये समझिए कि जो अभी फ्रंट लाइनर्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और वो उनकी अपनी कुछ तो अपनी सेक्टर की प्रॉब्लम है, कुछ अपनी कंपनियों की प्रॉब्लम है। अभी बैंक जब सब अच्छा कर रहे हैं, एसबीआई क्यों नहीं अच्छा कर रहा है, तो उसका मतलब हमें उसमें ही समझना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है। या एचडीएफसी बैंक नहीं कर रहा है तो उसकी इशू है, ना कि बैंकिंग का इशू है, राइट? तो हमें समझना ये है कि कंपनी उस सेक्टर में अगर कोई परफॉर्म कर रहा है, जो मिड या एक्चुअली देखें तो थोड़ा लार्जर मिड कैप जो है,
जो 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाले, वो ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमें बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ लग रही हैं, कि अभी भी वहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एमफी डिफाइंड क्राइटेरिया को एक खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए रखिए, बट अल्टीमेटली जाइए इस पर। अल्टीमेटली जाए स्टॉक में नहीं। मैं सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि मैं एक कॉमन मैन की तरह जब हम लोग जाते हैं, पंकज जैन साहब आप भी गौर फरमाइएगा, चाहे मार्केट में जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं या फिर किसी की सर्विस लेने जाते हैं, तो पहले दिमाग में आता अच्छा चाहिए तो बड़ी कंपनी है, बड़ी पुरानी कंपनी है, बड़ा नामी गिरामी कंपनी है, इसका सामान ले लेते हैं और इसके ये ज़्यादा भरोसेमंद है। जैसे कोई नया प्रोडक्ट आता है तो पहले 10 बार आदमी शक करता है, तो ये परसेप्शन ग्राउंड पे ये दिख रहा होता है, लेकिन जब पोर्टफोलियो में जाते हैं तो परसेप्शन पलट जाता है। इसीलिए सवाल पूछा था मैंने कोहली साहब से। जैन साहब आपका क्या व्यू है इस पे? देखो लक्ष्मण जी, आई थिंक समय आ गया है कि जैसे आपने एक शब्द यूज़ किया कॉमन मैन, आई थिंक समय आ गया है या समय है कि कॉमन मैन हैज़ टू यूज सर्विसेज ऑफ गुड गाइड। गुड गाइड का मतलब चाहे वो अच्छा रिसर्च एनालिस्ट हो, चाहे वो अच्छा फंड मैनेजर हो, हु हैज़ मच मोर डीपर इनसाइट ऑफ द मार्केट्स बहुत डायनेमिक हो गई है। जो आप अभी कह रहे थे कि लार्ज कैप स्टॉक्स नहीं चल रहे, लार्ज कैप स्टॉक्स इंडिया में नहीं चल रहे। अगर हम देखें, इफ वी टॉक अबाउट यूएस एज अ मार्केट, वहाँ पर जो दिग्गज 8-10 स्टॉक्स हैं जो आज से साल 2 साल पहले या कुछ महीने पहले 100, 200, 400, 500 बिलियन डॉलर की कंपनी होती थी, दे आर ट्रिलियन डॉलर कंपनीज एंड दे हैव बीन फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। द काइंड ऑफ ग्रोथ दे आर गिविंग, यहाँ से भी ऐसे लग रहा है कि कहाँ पर जा सकते हो। तो दैट मीन्स underlying theme is growth. You have to give growth, you have to give consistent growth along with good corporate governance, और वो सब है। तो वो एक कंसिस्टेंसी शायद लार्ज कैप में इंडिया में नहीं आ पा रही। उसके अलावा अगर हम देखें, आई थिंक इन्वेस्टर्स विल हैव टू मूव बियॉन्ड what we call that brand mentality। अगर मैं बात करूं across the sector से something like, अगर आपने पिछले 2-3 साल में से टॉप 10 स्टॉक्स में से आपने L&T में इन्वेस्ट किया, स्टेट बैंक में किया, HDFC बैंक में किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज में किया, TCS में किया, इन्फोसिस में किया, कोलगेट में किया, डाबर में किया, हिंदुस्तान लीवर में किया, सो दीज आर ब्रांड्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। मैं खाली एक सेक्टर की भी बात नहीं कर रहा। द काइंड ऑफ रिटर्न यू हैव मेड क्लोजर टू 0 और 5%। उसके अलावा द काइंड ऑफ सेक्टर्स विच आर मूविंग, चाहे वो फार्मास्यूटिकल हो, ऑटो एंसेलरी हो, हॉस्पिटल स्टॉक्स हो, उधर ठीक है मार्केट कैप कम है। और एक और कारण है, दोज काइंड ऑफ गुड सेक्टर्स, गुड स्टॉक्स इन दोज पर्टिकुलर सेक्टर्स, दे हैव बीन गिविंग गुड कंसिस्टेंट ग्रोथ, पर वहाँ पर इतनी ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं है। एफआईज की शायद पार्टिसिपेशन कम है, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। उसके अलावा जो बिगर लार्जर कैप स्टॉक्स हैं, उनकी एक और दिक्कत रही है, द काइंड ऑफ सेल ऑफ एफआईज हैव डन। अगर हमें भूलना नहीं चाहिए, टिल अबाउट 30 जून करीब 20 से 25 बिलियन डॉलर की एफआईज ने सेलिंग की थी 2026 इटसेल्फ में। सो आई थिंक कारण अनेक हैंगे, कारण अनेक है। मार्केट का नेचर बड़ा डायनेमिक हो गया है। इट्स नॉट दैट कि इट्स नॉट वेरी इजी टू डिफाइन कि इतना परसेंटेज स्मॉल और मिड कैप में होना चाहिए और इतना लार्ज कैप में होना चाहिए। वो दिक्कत शायद लार्जर म्यूचुअल फंड्स को है। द काइंड ऑफ पोर्टफोलियो दे आर मैनेजिंग, एक स्कीम में वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख करोड़ मैनेज कर रहे हैं, उनको ये दिक्कत है। दे हैव टू स्टिक विद दोज लार्ज कैप्स इवन इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग। बट अगर जो एक छोटा इन्वेस्टर्स है, जो एक माइक्रो इन्वेस्टर है, बहुत बड़े पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा, एंड इफ ही इज यूजिंग सर्विसेज ऑफ गुड पर्सन, आई थिंक उस छोटे स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स को पैसा बनाना इतना मुश्किल नहीं है अगर वो मार्केट में थोड़ा अवेयर रहे। सो ऑल इन ऑल आई थिंक मार्केट का नेचर काफ़ी डायनेमिक हो गया है। देर आर सेक्टर्स, देर आर प्लेसेस वेयर यू कैन मेक डिसेंट मनी, इट्स जस्ट दैट यू नीड गुड हैंड होल्डिंग। और अगर आप पुराने से एक ढर्रे में रहे कि नहीं, आई जस्ट स्टे विद द top 10, 20, 25 brands, I think that theory may not, that has not prevailed in last 1 or 2 years, and that may not prevail for next 2-3 years.